10 के विज्ञान में हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बाद अब में कुछ और परिभाषाएं भी हैं, जैसे उसमें एक पार्श्व उत्क्रमण है। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दाहिना हाथ बाईं ओर तथा बायां हाथ दाईं ओर दिखता है। इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। अब आते हैं हम तो अपवर्तन क्या है, इस पे आज विशेष बात करते हैं। अपवर्तन है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम का मतलब जैसे प्रकाश पहले आता है निर्वात में, निर्वात से वायु में आता है, फिर वायु से हो सकता है कहीं कांच में प्रवेश कर रहा है या कहीं जल में प्रवेश कर रहा है। तो जब प्रकाश एक माध्यम यानी निर्वात से दूसरे माध्यम यानी प्रकाश में आता है तो अपने मार्ग से कुछ ना कुछ बदल जाता है, अपने मार्ग से हट जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक निर्वात और यहाँ पर वायु। जब प्रकाश की किरण आ रही थी, जब प्रकाश की किरण निर्वात यानी ये माध्यम हमारा विरल है और ये माध्यम हमारा सघन है, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आता है तो प्रकाश की किरण संकुचित हो जाती है। जरा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। जैसे आप बढ़िया से साइकिल चला, रोड जब खाली है तो बढ़िया साइकिल चलाते चले जाते हो, लेकिन जहाँ भीड़ भाड़ होती है तो क्या उतनी स्पीड से होते हैं, हम चला पाते हैं? नहीं चला पाते। स्पष्ट है, हमारे में संकुचन आ जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और वह परिवर्तन तीव्र नहीं होता है, संकुचित हो जाता है। यानी अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो आने वाली प्रकाश की किरण है, ये आपतित किरण और ये वाली अपवर्तित किरण हो जाएगी। ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। ये वाला आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। ऐसे ये वाला अपवर्तन कोण, इस कोण का नाम होगा अपवर्तन कोण और ये कहलाएगा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण। इसको हम कहते हैं आई और इसको कहते हैं आर। यानी अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब कहीं कहीं दिखता है, जैसे कहीं एक गिलास में पानी भरा है और उसमें हम पेन डाल देते हैं तो पेन हमें थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। क्यों? पहले तो नहीं था, पहले सीधा था। क्यों? क्योंकि हम हवा में देख रहे थे, उसको एक ही माध्यम में देख रहे थे। ये हम एक माध्यम में देख रहे हैं तो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इसी चीज़ को अगर पानी में डाल करके देखेंगे थोड़ा तिरछा दिखता है। उसका सिर्फ एक रीज़न, क्योंकि प्रकाश की किरण पहले वायु से कांच में उससे जल में प्रवेश कर रही है, इसलिए हमको वो थोड़ा मुड़ी हुई दिखाई देती है, टूटी हुई दिखाई देती है। यही नहीं, जो झील का तल है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये सब कारण किसके हैं? अपवर्तन के। ध्यान रहेगा। अपवर्तन में प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं। इसके दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। जो वो दोनों में एक नियम है, यानी परावर्तन में और अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा जो नियम है वो स्नेल का नियम कहलाता है, यानी एक शोधकर्ता ने उसका निगमन किया और इसीलिए उस नियम का नाम ही हो गया स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम क्या है? उन्होंने कहा आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण ये और परावर्तन कोण ये, जो दूसरा वाला आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या
का अनुपात एक नियतांक होता है। जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक यानी n, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी इसका मतलब है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और यहाँ पर एक ये लिखना भी होगा साइन आई बटे साइन आर बराबर n। ये क्या है? एक अपवर्तनांक है, एक नियतांक मान होता है। नियतांक माने निश्चित अंक, जैसे पाई का मान 22/7। इनके साथ साथ में कुछ चीजें और समझनी लगती हैं। जैसे एक आता है यहाँ पर ANG। ANG का मतलब क्या है? ए फार हम यहाँ पर वायु समझ रहे हैं, एयर यानी वायु, और जी का मतलब हम यहाँ पे समझ रहे हैं ग्लास यानी कांच। यानी ANG का मतलब होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष इसका कांच का अपवर्तनांक। तो यह बराबर होगा किसके? ए आगे ऊपर पहले आया है ना, तो वायु में, वायु में प्रकाश की चाल, और बटे यहां पर जी का मतलब कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल अर्थात ANG का मतलब होगा वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अगर कहीं यहीं पर ये लिखा होगा G और N और W लिखा हो, तो इसका मतलब है G का मतलब हमने क्या लिखा है? कांच, और W का मतलब हो जाएगा जल। इसका मतलब कांच में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा? जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल यानी ये हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अगर GNW लिखा होगा तो ऐसा लिखेंगे। अब जरा एक मिनट ध्यान से सुनिए। मैंने अभी बताया ना, पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो जब पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका अभिप्राय ये हुआ कि प्रकाश पहले कहाँ से किस में गया? तो वायु से, और किस में प्रवेश किया? कांच में। कांच में नहीं, क्या? जल में। जैसे ये भैया तो हमारा आप भर लाया एक, अगर इसमें पेंसिल भी हो, पेन है तो ऊपर करो। ठीक है, वो पेन ले आओ तो बता दें। ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है कि ये इसकी वास्तविक लंबाई है। जैसे इसकी वास्तविक लंबाई ये इतनी लंबी है, लेकिन हमने इसको जब जल में डाल दिया तो ये थोड़ी सी क्या होती है? थोड़ी इसकी कम ऊंचाई दिखती है हमको। तो इसका मतलब है कि इसकी वास्तविक लंबाई कहाँ होगी? बताओ हमें। वास्तविक लंबाई मैंने कहाँ देखी है इसकी? यहाँ पर देखिए ना, किसमें? वायु में। और जब हम उसके सतह पर अंदर डाल करके देखते हैं तो हमें थोड़ी छोटी दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वास्तविक लंबाई नहीं है। कब? जब वो जल में चला गया तब पूरी जल में आ जाती है। यानी झील का तल थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इसका मतलब कि जब हमारी प्रकाश की चाल जल में गई तो वह उसकी आभासी लंबाई थी, वास्तविक लंबाई नहीं थी। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जब हमें पेंसिल जो टूटी हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब यहाँ पर ये वास्तविक लंबाई, वायु में जो दिखाई देती है लंबाई पेंसिल की, वो वास्तविक लंबाई है। वास्तविक वास्तविक लंबाई और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगी? आभासी लंबाई। ठीक है। इसका मतलब जो वायु में हम देख रहे हैं वो वास्तव में हमने नाप लिया, भाई पटरी से नाप लिया, उठा ले इतना सेंटीमीटर, लेकिन कांच में हमें थोड़ा छोटा दिखाई देता है।
तो ये वास्तविक लंबाई बटे आभासी लंबाई भी कह सकते हैं। एक चीज़ और, कहीं ये दिया होगा ANG दिया है और कहीं हमसे पूछ लिया कि हमें GNA का मान निकालना है, तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं 1/n GNA हो जाता है। अगर हमें कहीं GNA का मान दिया है और ANG पूछता है तो हम एक दूसरे का मान निकाल सकते हैं। ये भी एक फार्मूले में इंगित है, वो हम निकाल सकते हैं। अर्थात ANG बराबर 1/GNA। इसके कुछ आंकिक भी है, जैसे आंकिक में कह दिया गया कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वह 1.5 है। कितना है? 1.5 है। और वायु में प्रकाश की जो चाल है वह 3 × 10⁸ है। 3 × 10⁸ है। और कांच में आपको इसके चाल निकालना है, यानी मैंने v मान लिया, तो बराबर क्या होगा? 1.5 × v बराबर कितना होगा? 3 × 10⁸ होगा। यानी v बराबर कितना होगा? 3 × 10⁸ बटे कितना हो जाएगा? 1.5। ये काट लें तो बराबर 15 दूना यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इतना ही, क्योंकि जब बड़ा वीडियो हो जाता है तो वो लोड करने में आपको भी दिक्कत होती है और मुझे भेजने में भी दिक्कत होती है, इसलिए 4, 5, 6 मिनट तक का ही वीडियो इसमें अपलोड हो पाता है। 10-15 मिनट तक बात करते हैं तो वो अपलोड नहीं हो पाता है। इसलिए अब आगे की जो बातें